मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स जो हर बच्चे को पता होने चाहिए, जो सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी होते हैं। ये जो वीडियो है बेटा 6 से 12th क्लास के सभी बच्चों के लिए है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कहाँ पर हमें इस का प्रयोग करना है, कहाँ हमें एम का प्रयोग करना है, कहाँ हमें सब्जेक्ट लगाना है और कहाँ पे हमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब लगाने, कहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है। बेसिक्स में आता है कि सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। सेंटेंस मेकिंग जो है हमें इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए सेंटेंस कहते किसे। सेंटेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वाक्य। इंग्लिश में सेंटेंस, हिंदी में उसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य का सबको पता है, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोज आर ग्रामेटिकली अरेंज्ड। अरेंज का मतलब होता है सीरीज में लगा देना, ऑर्डर में लगा देना, टू गिव ए मीनिंगफुल सेंस। यानी कि शब्दों का समूह जिससे कोई अर्थपूर्ण सेंस निकलता हो, यानी कि अगले वाला जब कहता है तो हमें उसकी बात समझ में आ जाए, उसके लिए कुछ शब्दों को समूह में लगाना, ऑर्डर में लगाना जरूरी होता है। जैसे ही इज माई ब्रदर। अब इसमें 4 वर्ड्स हैं, ही है, इज है, माई है, ब्रदर है। ये वर्ड्स है, इनको हम क्या कहते हैं? वर्ड्स। इनको हमने कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गया? सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए क्लियर मीनिंग। अब इससे मीनिंग क्लियर हो जाता है, ही इज माई ब्रदर, कि वो मेरा भाई है। अगर इन ही वर्ड्स को हम ऐसे लिख दें, जैसे पहले हम ब्रदर लिख दें, फिर हम माई लिख दें, फिर ही लिख दें, फिर इज लिख दें। अगर ऐसे कोई बोलेगा ब्रदर माई ही इज, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि अगला इंसान हमसे क्या कहना चाहता है। इसीलिए सेंटेंस को एक ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है। उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद माई ब्रदर। कंपोनेंट्स ऑफ सब्जेक्ट, भाई हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, या सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें होती हैं उनको कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। कंपोनेंट्स का मतलब भाग। भाई एक वाक्य में क्या क्या चीज आती हैं? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के लिए ये जरूरी है। या सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इससे भी एक वाक्य बन जाता है। ये दोनों चीज हो तो भी एक सेंटेंस बन जाता है। या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीजें हो तो हमारा एक अर्थपूर्ण सेंटेंस जो है बन जाता है, जिसका हम मतलब समझ सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा? सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनको हम ग्रामेटिकली अरेंज कर देते हैं ताकि एक मीनिंगफुल जो है सेंस निकले। जैसे ही इज माई ब्रदर। अब सेंटेंस में इनको लगाएंगे कैसे? सब्जेक्ट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, वर्ब सिंपल वाक्य में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, फिर वर्ब को रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। और इन्हें हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट के लिए हम एस यूज करते हैं, वर्ब के लिए हम वी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए हम सिर्फ ओ यूज करते हैं। अगर आगे से कहीं भी आपको वी ओ एस मिले तो इसका मतलब एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, वी का वर्ब होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, वर्ब हम किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट इज ए डूअर इन एनी सेंटेंस। डूअर का मतलब काम करने वाला। जो काम करने वाला होता है किसी भी सेंटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये सेंटेंस में सबसे पहले आता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इस वाक्य में क्या है? मैं मार्केट जा रहा हूं। काम क्या हो रहा है बेटा इसमें? गोइंग, जाना। लेकिन जा कौन रहा है? ये काम है, काम को कौन कर रहा है? मैं, आई कर रहा है। तो यह आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? फुटबॉल खेला जा रहा है। काम क्या हो रहा है? खेलना। लेकिन खेल कौन रहा है? वी। तो काम करने वाले को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। वी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर डूइंग योर होमवर्क। तुम अपना काम कर रहे हो। अब इसमें काम क्या है? काम करना, होमवर्क करना, यानी कि डूइंग। कौन कर रहा है?
तुम कर रहे हो तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, इसके लिए वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है, ही, तो ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, जो काम करने वाला होता है या जिसपे काम का असर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसे कहेंगे, इट एड्स फंक्शनल और ग्रामेटिकल मीनिंग टू ए सेंटेंस, यानी कि ये सेंटेंस को मतलब देती है, ग्रामेटिकल कह लो या फंक्शनल कह लो। और इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन, ये भी बताता है कि भाई जो हमारा काम हो रहा है वो किस समय है, अभी चल रहा है या हो चुका है काम या आगे होगा। ये हम किससे पता लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल आदि, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे वी आर गोइंग टू टेम्पल, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। आई एम योर ब्रदर, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। अब हेल्पिंग वर्ब जो है बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती हैं, जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे एम जो है सिर्फ किसके साथ आएगी, आई के साथ। एम कभी भी किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा, केवल और केवल एम जो है आई के साथ आता है। यू वर नॉट प्रेजेंट ऑन दैट ओकेजन, यू के साथ हम वर लगाते हैं। She will do it. He is a boy. इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब एक वचन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। I have a dog, तो ये जो है have, is, will, ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, टाइम ऑफ एक्शन, की भी काम जो है किस समय हुआ। जैसे वी आर गोइंग टू टेम्पल, इसका क्या मतलब है, हम मंदिर जा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। आई एम योर ब्रदर, ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है। यू वर नॉट प्रेजेंट देयर ऑन दैट ओकेजन, तुम वहां पर उपस्थित नहीं थे, वर का मतलब थे, यानी कि ये किसकी बात हो रही है, पास्ट की। सी विल डू इट, वह इसे करेगी, गागेगी आगे आखिर में, ये किसकी बात होगी, फ्यूचर की। नेक्स्ट है ही इज ए बॉय, ये प्रेजेंट है, आई हैव ए डॉग। नेक्स्ट कंपोनेंट है सेंटेंस का हमारा वर्ब। वर्ब क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया, ये जो क्रिया को सपोर्ट करें। और वर्ब क्या होती है, क्रिया। एनी एक्शन एक्सप्रेसिंग वर्ड इन ए सेंटेंस इज ए वर्ब, क्या कह रहा है कि भाई वाक्य में कोई भी शब्द जिससे ये पता लगे कि काम है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। जिस वर्ड से काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। जैसे वी आर ईटिंग पिज्जा, अब इसमें काम किससे पता लग रहा है कि काम हो रहा है, ईट खाना, काम क्या हो रहा है, खाना खाना, पिज्जा खाना। तो ईटिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब, क्योंकि ये किसको डिनोट करता है, एक्शन को। एक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, काम। जिस वर्ड से काम का पता लगे कि क्या काम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। ही इज लर्निंग फ्रेंच, वह फ्रेंच सीख रहा है। अब क्या सीख रहा है, काम क्या हो रहा है, सीखना, तो लर्निंग क्या हो गया हमारी वर्ब। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय ले रहा हूं, क्या कर, काम क्या हो रहा है, लेना, तो टेकिंग क्या होगी, वर्ब। यू आर गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा रहे हो, तो काम क्या हो रहा है, जाना, ये क्या होगी हमारी वर्ब। इसी में अगर हम पूरे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें इसके कंपोनेंट्स को, तो यू क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, आर क्या हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या हो गया हमारा वर्ब। नेक्स्ट कंपोनेंट है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम ओ से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्म। ए नाउन और नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होती है या नाउन फ्रेज होता है, दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए वर्ब, यानी कि जो एक्शन के कारण प्रभावित होता है। एक्शन क्या होती है, वर्ब, वर्ब से जो प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। और दैट फॉलोज ए प्रेपोजिशन, या जिससे पहले प्रेपोजिशन होती है, जैसे ही लिव्स इन दिल्ली।
अब इन क्या है हमारी प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो वर्ब के बाद आता है, जिसके ऊपर वर्ब का असर पड़ता है, जैसे वी आर ईटिंग पिज्जा। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, अगर हम वर्ब के बाद व्हाट का क्वेश्चन पूछें, भाई क्या, जैसे वी आर ईटिंग, कोई कहे मैं खा रहा हूं, तो सब क्या पूछेंगे, भी क्या खा रहे हो, व्हाट। आंसर में क्या आया, पिज्जा, तो व्हाट के आंसर में जो भी वर्ड आएगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, तो सभी पूछेंगे क्या सीख रहा है, यहाँ पे पर्सन पूछा जाएगा यानी कि व्हाट। उसके आंसर में क्या है, फ्रेंच, वह फ्रेंच सीख रहा है, तो फ्रेंच क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। आई एम टेकिंग टी, मैं पी रहा हूं या ले रहा हूं, तो सभी पूछेंगे क्या क्या पी रहे हो, तो उसके आंसर में क्या आया, व्हाट के टी, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद जब भी व्हाट का क्वेश्चन किया जाए और उसके आंसर में जो वर्ड आता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में से अगर हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करें तो क्या हो जाएंगे, वी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, आर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग क्या हो गया वर्ब, और पिज्जा क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस हमने पढ़ा था क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा, हम जब भी सेंटेंस को बताते हैं तो दो पार्ट्स बताते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेडिकेट होता है। आज आपने पहले अलग चीज पढ़ी है, 6th 7th क्लास में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब आज जो पढ़ा है तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि प्रेडिकेट बताते थे मैम ने कुछ और बता दिया, तो बेटा प्रेडिकेट का मतलब वही होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, प्लस वर्ब होती है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट, या जो कुछ भी रह जाए वो सब कुछ क्या होता है, प्रेडिकेट। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट को निकाल दें और उसके बाद जो भी चीज रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेन्स द वर्ब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब या दूसरी वर्ब होती है, और जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में ही इज माई ब्रदर में ही सब्जेक्ट है, इज माई ब्रदर क्या हो गया, प्रेडिकेट। इसे ऐसे कह लो या इसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कह लो। वी वेंट टू द मार्केट, अब इसमें वी सब्जेक्ट है और वेंट टू द मार्केट क्या है, प्रेडिकेट। आई एम टेकिंग टी, आई सब्जेक्ट है, एम टेकिंग टी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट कह लो इसे, या एम को हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कह लो प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे कहो, या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ऐसे कहो, एक ही बात है, हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए। तो ये आज की आपकी टॉपिक था, सब बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो, तो ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा।